Hi students, welcome on Tutorcool Education. So this is our lecture on the paper analysis of JEE Mains of 2020 and the shift 1 of January 7th morning. So इसमें हम पूरा जो भी क्वेश्चंस आए हैं 25 क्वेश्चन फिजिक्स के वो सभी सोल्व करने वाले हैं और चलो स्टार्ट करते हैं फिर इसको। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि कई सेट्स से जैसे शिफ्ट 1 में भी कई 8 या 9 सेट रहते हैं, तो उस वजह से आप देखेंगे कि डिफरेंस आएगा जब आप और पेपर्स देखेंगे और कई साइट पे, तो हो सकता है आपको डिफरेंस लगे, पर क्वेश्चंस सेम रहेंगे। अगर आप शिफ्ट 1 का देख रहे हैं और कहीं पेपर, हो सकता है सीक्वेंस कुछ अलग हो, तो ये सेट टू सेट वेरी करेगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सो दिस इज आवर पेपर paper of January 7th shift 1. The question is question number 1, that was that a parallel plate capacitor has plates of area A separated by a distance d between them. It is filled with a dielectric which has dielectric constant that varies kx is equals to k1 plus alpha x, and it is given that if alpha d is less than 1. ओके, सो इसमें अपने को टोटल कैपेसिटेंस पूछा गया है कि टोटल कैपेसिटेंस इस कैपेसिटर का क्या होगा, ये अपने को पूछा गया है। तो क्या करेंगे, देखते हैं, इसे सोल्व करते हैं। तो अपने पास ये है अपना एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मैं इसे तो अपने को इसमें पूछा गया था क्या, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो क्या करेंगे हम, पहले कैपेसिटर कुछ ऐसा बनेगा अपने पास, है ना। तो इसमें अपने को जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो पूरा वेरी कर रहा है, तो इसके बीच में यानी कुछ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा होगा। सो लेट्स से ये अपना डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। तो इसे सोल्व करने के लिए क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चंस में हम देखते हैं पहले तो कि कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसे कौन सा कॉम्बिनेशन लगेगा यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा dx का एक कंपोनेंट लेता हूँ, यहाँ पे dx साइज का एक कंपोनेंट लेता हूँ इस कैपेसिटर के यहाँ पे, यहाँ से फर्स्ट प्लेस से x डिस्टेंस के ऊपर। तो ये देखेंगे इस तरह से मैं आगे बढ़ता हूँ, x प्लस डी एक्स पे एक और अगर dx का एक कंपोनेंट लेता हूँ, ऐसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे बन रहा है ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन अपने पास बन रहा है। ओके, सो पहले तो हम जो x डिस्टेंस पे dx का एक कंपोनेंट है उसका हम एक जो कैपेसिटेंस है वो क्या होगा वो देख लेते हैं। तो अपने पास जो कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो यहाँ पे हम DC के लिए यानी इस कंपोनेंट dx कंपोनेंट का जब इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस है वो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा DC इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट। कब होता है, जब कोई डाइलेक्ट्रिक या मीडियम क्या होता है, वैक्यूम रहता है। तो यहाँ पे अपने पास कोई डाइलेक्ट्रिक दिया गया है तो वो हो जाएगा K इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो K अपने पास क्या दिया गया है, K दिया गया है अपने पास K प्लस K इंटू 1 प्लस अल्फा एक्स, ये अपने को दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, ये K इंटू एप्सिलॉन नॉट और वो हो जाएगा अपने पास K 1 प्लस अल्फा एक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट, एंड एरिया
area of this dx component will be a only. Okay, and the distance between the plate will be dx, क्योंकि आपने क्या किया है, dx साइज का ही तो लिया है, तो dx डिस्टेंस हो जाएगी। अब मैं क्या लगाऊंगा, जो सीरीज कॉम्बिनेशन है जो कैपेसिटर में, उसका फॉर्मूला। सो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ ऑल दी सी, है ना, 1/c, सिग्मा ऑफ 1/c। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सभी छोटे छोटे कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे, तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर सकते हैं, है ना। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 to d, ये क्या है, डिस्टेंस है, और dx अपॉन k 1 प्लस अल्फा x, अपने पास जो dx है वो आ जाएगा 1/dx। ओके, अब क्या करेंगे, इसमें अपने को इंटीग्रेशन लगाना होगा, और अब आपको पता है कि 1/1 प्लस एक्स का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, वो आता है ln 1 प्लस एक्स। ओके, तो इसी तरह जो k 1 प्लस अल्फा एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ln 1 प्लस अल्फा एक्स एंड अल्फा, यहाँ पे डिवाइडेशन में अल्फा आएगा, तो k अल्फा नॉट a, k एप्सिलॉन नॉट a अल्फा, ये अपने पास क्या आ जाएगा 1/c इक्विवेलेंट, और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 to d तक। अब हम ये पुट करते हैं x की वैल्यू, तो 0 पुट करते हैं, पहले d पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा log 1 प्लस अल्फा d। ओके, अब अगर हम 0 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ln 1 प्लस 0, ln 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ओके, सो और अपॉन में क्या आ जाएगा, k एप्सिलॉन नॉट a अल्फा। ओके, ये अपने पास c 1/c इक्विवेलेंट आया है। ओके, सो अब हम लिखते हैं इसे, तो क्या हो जाएगा, ln 1 प्लस अल्फा d अपॉन k एप्सिलॉन नॉट, k एप्सिलॉन नॉट a अल्फा। ओके, अब अपने को पता है कि जैसे कि अल्फा d है वो क्या है, लेस देन 1। सो हम एक फॉर्मूला है वो लगा सकते हैं, क्या, कि ln 1 प्लस एक्स, जब x लेस देन 1 होता है तो हम क्या लगाते हैं, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 डॉट 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 डॉट, ऐसा सीरीज हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे x की जगह क्या हो जाएगा, अल्फा d हो जाएगा, तो जो 1/c इक्विवेलेंट है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या, अल्फा d माइनस अल्फा d माइनस अल्फा d स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन k एप्सिलॉन नॉट a अल्फा। ओके, अब क्या कर सकते हैं हम, इससे हम अल्फा d को ये बाहर निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1/c इक्विवेलेंट विल बी अल्फा d
1 माइनस अल्फा डी अपॉन 2 and this will be k epsilon naught a alpha, k epsilon naught a alpha। तो यहाँ पे अल्फा से अल्फा कट जाएगा, तो अपने पास क्या आ गया, 1/c इक्विलेंट आ गया, 1/c इक्विलेंट दैट इज d अपॉन k एप्सिलॉन नोट a अल्फा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस अल्फा d अपॉन 2। ओके, अब c इक्विलेंट लिखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k एप्सिलॉन नोट a अल्फा a अपॉन d एंड 1 माइनस अल्फा डी अपॉन 2 की पावर -1। अब अपने को पता है कि अल्फा डी अपॉन 2 क्या है, लेस देन 1, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर -n, जहाँ पे x क्या होता है, लेस देन 1, तो हम उसे लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 एक्स अपॉन 2। तो ऐसे अपने को सीरीज आता है, तो वो लगा सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस अल्फा डी की पावर -1 पे। तो इसे हम क्या लिखेंगे, C इक्विलेंट इज k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d एंड 1 plus this will be minus alpha d by 2 डॉट। सो आगे की टर्म लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये हो जाएगा अपने पास C इक्विलेंट विल बी k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d इंटू 1 प्लस अल्फा डी बाई 2। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन आ रहा है। अपने पास ए के एप्सिलॉन नोट डी 1 प्लस अल्फा डी बाई 2। सो अपना एक ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें किया क्या हमने जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो लगाया है, उसके बाद में तो पूरा मैथ है। आपको जो दो एक्सपेंशन है वो लगाने हैं यहाँ पे, कौन से वाले, एक तो ln 1 प्लस एक्स वाला और एक 1 प्लस एक्स की पावर -n वाला। उसके बाद में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में अपने को पूछा गया है टाइम पीरियड ऑफ, अपने को फ्रीक्वेंसी पूछा गया है जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हो, यानी F2 अपने को निकालना है इसमें। ओके, आप क्वेश्चन खुद से पढ़ सकते हैं, मैं सॉल्यूशन पे बढ़ता हूँ। तो इसमें देखें अपने को क्या दिया गया है, जो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है ग्राउंड स्टेट में, यानी T1 अपने को दिया गया है, वो कितना है 1.6 इंटू 10⁻16 सेकेंड। ओके, तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये F2। अपने को केवल यहाँ पे एक तो n पता है और अपने को z पता है। n यानी किस स्टेट में है वो इलेक्ट्रॉन, z क्या हो जाएगा, z तो 1 हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन एटम है। अब n अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होगा। पहली कंडीशन में ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट मीन्स आपको पता है हाइड्रोजन में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो n = 1 के अंदर है। ठीक है, अब जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा तब क्या होगा, वो सेकंड जो कक्षा है उसमें चला जाएगा, तो n = 2 हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो टाइम पीरियड है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है n³ अपॉन z² के।
ओके। तो अगर मैं T2 T1 अपॉन T2 लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? T1 अपॉन T2। T1 क्या है? ग्राउंड स्टेट में टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। T2 क्या है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में रिवॉल्यूशन, टाइम जो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है वो। तो वो क्या हो जाएगा? N1 क्यूब अपॉन Z1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई Z2 स्क्वायर अपॉन N1 N2 क्यूब। अब यहाँ पे Z1 और Z2 क्या है? 1 है, क्योंकि हम केवल हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, तो इसे हम रिमूव कर सकते हैं। तो अपने पास आ गया T1 अपॉन T2 क्या है अपने पास? N1 क्यूब अपॉन N2 क्यूब। ओके। अब मेरे को पता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी 1 अपॉन टी। तो क्या हो जाएगा? मैं F1 जो T1 है उसको क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन F1। और T2 को इसी तरह क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन F2। ओके। सो यहाँ पे मेरे पास हो गया क्या? T1 की जगह मैं क्या लिखा? 1 अपॉन F1। तो ये हो गया मेरे पास F2 बाई F1 इज इक्वल्स टू N1 क्यूब, दैट इज N1 कितना है? 1 है, 1 क्यूब अपॉन 2 क्यूब। ओके। सो अपने पास ये आ गया F2 अपॉन F1 1 अपॉन 8। ओके। तो अभी अपने को पता है इसमें F1 कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? F1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन T1। ओके, वहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो F2 क्या आ गया अपने पास? F2 आ गया अपने पास F1 बाई 8। ठीक है। F1 कितना है? 1 अपॉन T1। और T1 कितना है अपने पास? T1 है 1.6 इंटू 10⁻⁻16। तो वो हो जाएगा अपने पास 8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसे आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा अपने पास F2 इज इक्वल्स टू 7.8128 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स या हर्ट्ज। तो अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट। ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन थर्ड पे। तो इसमें क्वेश्चन थर्ड में अपने को दिया गया है एक सोलेनोइड है, उसमें क्या कर रहा है? टी करंट है वो टाइम के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, और उस सोलेनोइड के कोएक्सियली कोई एक रिंग है वो मिडिल में रखा गया है। अब सोलेनोइड भी बहुत लंबा सोलेनोइड है। तो अपने में इसमें पूछा गया है कि आई आर और इंड्यूस ईएमएफ वी आर है जो वो कब चेंज होंगे। ठीक है, और अपने को ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपने को जैसे ये अपना सोलेनोइड हो गया वो दिया गया है, ठीक है, और इसके मिडिल में रखा है एक रिंग। ओके, तो अपने को इंड्यूस ईएमएफ निकालने के लिए इससे जितना भी फ्लक्स निकल रहा होगा वो पता होना चाहिए। और फ्लक्स निकालने के लिए, सोलेनोइड से फ्लक्स निकालने के लिए पहले अपने को जो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड है वो पता होना चाहिए। तो सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड है। क्या करेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनोइड का वो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट एन आई। आई क्या है? म्यू नॉट एन, एन कितने हैं? टन्स पर मीटर, और आई क्या है? जो करंट है। ठीक है, और
यह अपने पास हो गया जो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे सोलेनोइड से जो निकल रहा है। अगर मैं इससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स निकालता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वस टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या बोले तो क्योंकि यहाँ पे बी और ए दोनों सेम ही डायरेक्शन में होंगे, क्योंकि यहाँ पे सोलेनोइड में जो भी मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या रहता है, एरिया के डायरेक्शन में ही होता है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ बी ए, फाई इज इक्वस टू बी ए, और एरिया क्या हो जाएगा, एरिया यहाँ पे हो जाएगा सोलेनोइड का एरिया। ये ध्यान रखने, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एरिया कौन सा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो केवल सोलेनोइड के अंदर ही होगा। हम ऐसा एज्यूम करते हैं, जब हम सोलेनोइड पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि सोलेनोइड के बाहर जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, 0 है। सो हियर एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर। ओके, तो अपने पास फ्लेक्स हो गया फाई इज बी इंटू पाई आर स्क्वायर। नाउ अपने को ईएमएफ निकालना है। सो इसमें इंड्यूस ईएमएफ होगा, रिंग में वो क्या होगा, E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ओके, सो क्या हो जाएगा, डी फाई, फाई क्या है, बी डॉट बी इंटू पाई आर स्क्वायर, और जो फ्लेक्स है वो क्या है, म्यू नोट एन आई। तो मैं इसे लिख सकता हूँ क्या, माइनस डी बाई डी टी ऑफ म्यू नोट एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, अब जो आई है वो क्या है, वो वेरिएबल है, तो वो हम पुट कर देते हैं। तो माइनस डी बाई डी टी ऑफ म्यू नोट तो 5 हो जाएगी क्या, म्यू नोट एन पाई आर स्क्वायर, ये सभी तो कांस्टेंट है, और इनटू आई, आई क्या है अपने पास, आई नोट टी माइनस टी स्क्वायर। ओके, तो इसे मैं लिख सकता हूँ क्या, कांस्टेंट्स हैं उनको तो बाहर निकाल सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, म्यू नोट एन पाई आर स्क्वायर आई नोट, और जब इसे टी को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो 1 हो जाएगा, और टी स्क्वायर को करूँगा तो माइनस टी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया तो। ओके, अब क्या करूँगा, ये अपने पास आ गया मेरा जो इंड्यूज ईएमएफ है वो। सो नाउ अपने को ऑप्शन दिया गया है कि फर्स्ट ऑप्शन है, जैसे उसमें बताया गया है कि t इज इक्वल्स टू 0.5 पे डायरेक्शन रिवर्स हो जा रहा है और वी आर 0 हो जा रहा है। चलो इसे चेक करते हैं क्या फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो इसमें ईएमएफ कब 0 होगा, ईएमएफ जब 0 होगा जब 1 माइनस 2t क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यहाँ से t की वैल्यू आई, वो क्या आई, 0.5। तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, t इज इक्वल्स टू 0.5 पे ईएमएफ 0 हो जा रहा है, और उसके बाद में आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो ईएमएफ है वो क्या हो जाएगा, उसका जो जैसे पहले मान लीजिए इस डायरेक्शन में ये ईएमएफ था, तो अभी क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस 2t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t ग्रेटर देन 0.5 पे नेगेटिव हो जाएगी। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th क्वेश्चन है, इसमें अपने को पावर दिया गया है मोटर का, वो है 60 HP।
ओके और in this question it is given that जो अपना पावर है मोटर का वो है P is equals to 60 HP and we know that 1 HP is equals to 746 वोट। उसके बाद में दिया गया है कि एलिवेटर हैविंग ए मैक्सिमम टोटल लोड कैपेसिटी ऑफ 200 kg। सो मैक्सिमम एम है वो कितना है 2000 kg and if the frictional force on the elevator is Fs is equals to F frictional force F is equals to 4000 न्यूटन, ये अपने को दिया गया है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया अपने को द स्पीड ऑफ एलिवेटर एट फुल लोड इज क्लोज टू। सो फुल लोड पे इसका स्पीड पूछा गया है, जो स्पीड है वो क्या है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे टोटल जो फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स है mg प्लस फ्रिक्शनल फोर्स, ये टोटल फोर्स हो गया। तो क्या हो गया, टोटल फोर्स विल बी mg प्लस f, यानी 2000 इंटू 10 प्लस 4000 that will be 24,000 Newton. So this is F total on this elevator. So now we know that power is equals to force into velocity. From here we can calculate the velocity is equals to power upon force। पर यहाँ पे पावर होनी चाहिए, वो होनी चाहिए SI यूनिट में। तो SI यूनिट में कैलकुलेट कैसे करेंगे, 60 को HP का वोट में जो भी कन्वर्जन होता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हो जाएगा 746 n अपॉन 24000। सो वी विल बी कमिंग एज 1.86 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे अपने पास देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन थर्ड में 1.86 जो कि 1.9 के क्लोज ही है। सो ऑप्शन थर्ड विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट अस मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन में अपने को दिया गया है कि एक सर्किट और इसमें I1 का वैल्यू पूछा है। अपने को वोल्टेज भी दिया गया है, वोल्टेज है V इक्वल्स टू 1 वोल्ट। एंड तो इसके लिए क्या करते हैं, हम पहले तो सभी सर्किट पे जो भी ये नेम है वो हम दे देते हैं। तो ये हो गया A B, इस पॉइंट को C बोल रहा हूँ, इसको मैं D बोल रहा हूँ, इसको E एंड इसको F G H। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं GH से। हम क्या करेंगे, हम I निकालेंगे, किससे, I अगर हम 1 से अपने को निकालनी है, I1 निकालनी है, तो अगर हम IEF निकाल लेते हैं तो वहाँ से हम I1 कैलकुलेट कर लेंगे। सो IEF निकालने के लिए अपने को क्या करना होगा, R इक्विवेलेंट निकालना होगा। सबसे पहले जो टोटल रेजिस्टेंस है इस सर्किट का वो निकालना होगा। उसके बाद में वहाँ से I को डिवाइड करके कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो करते हैं सबसे पहले R इक्विवेलेंट का कैलकुलेशन। सो R अक्रॉस GH R across GH will be 1 upon RGH, that will be 1 upon 1 plus 1 upon 1 plus 1 upon 1, that will be 2 by 1। so RGH will come as, RGH का वैल्यू आएगा 1/2 ओम। ठीक है, अब अगर मैं REF कैलकुलेट करता हूँ, REF तो क्या हो जाएगा, जो 1/2 ओम है या RGH है प्लस 2 है,
वो क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, तो टोटल यहाँ पे बन जाएगा 1/2 + 2 = 5/2 ओम। ओके, सो ये आ गया अपने पास EF के अक्रॉस में R। अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप जो रहता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो यहाँ पे 1 वोल्ट है, तो इसके अक्रॉस भी 1 वोल्ट ही रहेगा और EF के अक्रॉस भी 1 वोल्ट ही रहेगा। तो VEF है वो है अपने पास 1 वोल्ट। सो यहाँ से अपने को कैलकुलेट करना होगा कि जो 1 ओम है या इससे करंट कितना जा रहा है, EF से कितना करंट जा रहा है, फ्लो हो रहा है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं IEF है वो क्या हो जाएगा, VEF upon REF and that will come as VEF कितना है, 1 है and 5/2, so that will come as 2/5 एम्पियर। ओके, सो ये आ गया मेरे पास IEF का वैल्यू। अब मेरे को यहाँ पे देखना है जी पॉइंट पे क्या हो रहा है। अगर जी के सामने देखता हूँ तो इधर भी 1 ओम है और इधर भी 1 ओम है, तो क्या हो जाएगा, जो IEF है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, यानी I1 विल बी IEF upon 2। अगर अलग अलग रेजिस्टेंस होता तो कैसे करते, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो वहां से हम कैलकुलेट करते इसका जो भी I आता वो। सो फ्रॉम हियर IEF यानी 2/5/2 दैट विल बी 0.20 एम्पियर। सो द ऑप्शन सेकेंड विल बी करेक्ट। तो यहाँ से हमने कैसे कैलकुलेट किया, यहाँ पे R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करके फिर वोल्टेज ड्रॉप पता करके वहाँ से हमने I को डिवाइड करके कैलकुलेट किया है।